उस शाम बारिश थम चुकी थी और आंगन की मिट्टी में गीली खुशबू तैर रही थी। मैं रसोई से चाय लेकर बैठक में आई ही थी कि मेरी नई बहू साक्षी ने बहुत सहज स्वर में कहा, मम्मी जी मैंने सोच लिया है कि मेरी छोटी बहन की शादी तक वो यहीं रहेगी, फिर शायद मम्मी पापा भी आ जाएं। उसने ये बात ऐसे कही जैसे घर की चाबी नहीं बस चीनी का डिब्बा मांग रही हो। मैं कुछ पल उसे देखती रह गई। मेरे सामने बैठा मेरा बेटा नीरज मोबाइल की स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहा। उस क्षण मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ वाक्य दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, सीधे भीतर घुसाते हैं और घर की हवा बदल देते हैं। ये घर मुझे विरासत में नहीं मिला था। इसकी हर ईंट पर मेरी उंगलियों की मेहनत का रंग चढ़ा है। मेरे पति अरविंद के जाने के बाद जब लोग शोक जताकर लौट गए, तब मेरे हिस्से में कर्ज, अधूरी छत और 10 साल का बेटा बचा। मैंने टिफिन बनाकर बेचे, स्कूल के बच्चों को हिंदी पढ़ाई और रात में सिलाई की। कई बार लगा कि शरीर जवाब दे देगा, पर मन ने हार नहीं मानी। जो लोग कहते थे कि अकेली औरत घर नहीं संभाल सकती, उन्होंने वही घर बनते हुए देखा। मैंने अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए दीवारें खड़ी की थीं। शायद इसी कारण जब कोई उस पर अधिकार की तरह बात करता है तो सिर्फ संपत्ति नहीं, मेरी पूरी जीवन यात्रा कांप उठती है। साक्षी जब इस घर में आई थी तब मैंने सचमुच उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की। उसके आने से मुझे लगा था कि घर में फिर से हंसी लौटेगी, रसोई में 2 आवाजें होंगी और मैं थोड़ी थकान उतार सकूंगी। शुरू के कुछ हफ्तों में वो बहुत नम्र रही, मेरी बनाई दाल की तारीफ करती, अलमारी सजाती और नीरज के सामने मुझे आदर्श माँ कहती। मैं उसके इस व्यवहार को स्नेह समझती रही। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि कुछ लोग अपनापन पहले नहीं देते, पहले जगह नापते हैं। वे मुस्कान से दूरी कम नहीं करते, सीमा पहचानते हैं। उस समय मैं उसकी हर बात में सद्भाव ढूंढ रही थी और वो शायद घर की हर व्यवस्था में अपने लिए स्थायी जगह तलाश रही थी। एक दिन मैं दवा लेने अपने कमरे में गई तो गलियारे से साक्षी की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर कह रही थी, यहाँ जगह बहुत है, ऊपर का कमरा तो वैसे भी खाली रहता है और मम्मी जी को मनाना मुश्किल नहीं होगा। मैं ठिठक गई। उसने मुझे नहीं देखा। उसके स्वर में विनम्रता नहीं, योजना थी। उस शाम उसने मेरे लिए विशेष चाय बनाई, जैसे कोई बात पहले से तय हो। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। उम्र हमें हर बात पर प्रतिक्रिया देना नहीं सिखाती, कई बार सिर्फ देखने की क्षमता देती है। मैं रात भर छत पर बैठी रही। सामने लगे तुलसी के गमले पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। मन में एक ही सवाल था, क्या मैं फिर से वही भूल करने जा रही हूँ जिसमें दया और अधिकार की रेखा धुंधली हो जाती है। अगले कुछ दिनों में मैंने अपने बेटे को ध्यान से देखना शुरू किया। नीरज पहले जैसा नहीं रहा था। वो देर से घर आता, मुझसे कम बोलता और हर बात पर कहता कि हमें आधुनिक सोच रखनी चाहिए। आधुनिक सोच से उसे क्या मतलब था, ये धीरे धीरे साफ होने लगा। एक रात मैंने सहजता से पूछा, अगर साक्षी के माता पिता कुछ दिन रहें तो तुम्हें ठीक लगेगा? उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, मम्मी, घर तो आखिर मेरा ही है, हम मिलकर संभाल लेंगे। मेरा दिल जैसे अचानक खाली हो गया। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि ये घर उसका कब से हो गया। माँ होने की सबसे कठिन सजा यही है कि चोट भी मिले तो आवाज अंदर ही रह जाती है। उस रात मैंने पुरानी लोहे की संदूकची निकाली। उसमें बैंक की रसीदें थीं, बिजली के बिल थे, संपत्ति कर के कागज थे और वो रजिस्ट्री भी थी जिस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। मैंने उन्हें बहुत देर तक देखा। कागज ठंडे होते हैं, पर सच को सबसे साफ वही पकड़ते हैं। मुझे अचानक अपने पति की आखिरी शाम याद आई, जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो अपने पैरों के नीचे की जमीन मत छोड़ना। तब मुझे ये वाक्य सिर्फ सांत्वना लगा था, आज वो चेतावनी जैसा लग रहा था। मैंने कागज वापस रख दिए, लेकिन मन में एक नई सतर्कता जन्म ले चुकी थी। अब मैं किसी आरोप, बहस या रोने से पहले सच को मजबूत पकड़ना चाहती थी। रविवार की दोपहर साक्षी ने भोजन के बाद सीधी बात रख दी। उसने कहा, मम्मी जी, मैंने मम्मी पापा से कह दिया है कि वे अगले महीने यहाँ आ जाएं। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और किराए में पैसा क्यों बर्बाद करें जब इतना बड़ा घर खाली है। उसने ये भी जोड़ दिया कि छोटी बहन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेगी, इसलिए शांति वाला कमरा उसे मिलना चाहिए। मैं उसकी बात सुनती रही। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेरी इच्छा क्या है, जैसे घर मेरा नहीं, मेरी उपलब्धता मात्र हो। मैंने शांत स्वर में केवल इतना कहा, पहले ये तय कर लें कि इस घर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसका है। वो पल भर मुस्कुराई, जैसे उसे लगा मैं भावुक हो रही हूं, पर मैं पहली बार बिल्कुल भावुक नहीं थी।
2 दिन बाद साक्षी की माँ का फोन आया। उनकी आवाज में मिठास थी, पर शब्दों में सीधा दावा। उन्होंने कहा, बहन जी, लड़की आपका घर अपना मान रही है। यही तो संस्कार हैं। अब अपने लोग ही तो आएंगे, पराए थोड़े हैं। मैंने नम्रता से पूछा, अपने लोग किसकी अनुमति से? कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर उन्होंने बात हंसी में उड़ा दी। फोन कटने के बाद मुझे समझ आ गया कि ये विचार अचानक नहीं आया था। ये पूरे परिवार की योजना थी। मुझे भीतर एक अजीब दृढ़ता महसूस हुई। जब सामने वाला आपकी शालीनता को सहमति समझने लगे, तब चुप रहना उदारता नहीं, अपने ही अधिकार से पीछे हटना होता है। शायद अब समय आ गया था कि मैं अपना स्वर साफ करूं। मैंने ये बात अपनी पड़ोसन विमला को बताई। वो वर्षों से मुझे जानती है, मेरे संघर्षों की गवाह रही है। उसने लंबी सांस लेकर कहा, तुमने जिंदगी भर सबको जगह दी है, इसलिए लोग समझते हैं कि तुम्हारी सीमाएं हैं ही नहीं। उसके शब्द मेरे भीतर उतरते गए। उसने मुझे किसी झगड़े के लिए नहीं, स्पष्टता के लिए तैयार किया। बोली, रिश्ते सम्मान से चलते हैं, कब्जे से नहीं। अगर शुरुआत में रेखा नहीं खींची तो बाद में तुम्हारे लिए घर में एक कोना भी तुम्हारी मर्जी का नहीं बचेगा। मैं घर लौटी तो देखा साक्षी ऊपर वाले कमरे की सफाई करवा रही थी। मैंने पूछा, किस लिए? तो उसने सहजता से कहा, मेहमानों के लिए तैयारी कर रही हूं। उस क्षण निर्णय मेरे भीतर लगभग पूरा हो चुका था। शाम को मैंने नीरज और साक्षी दोनों को बैठक में बुलाया। बहुत शांत स्वर में कहा कि बिना मेरी अनुमति इस घर में कोई स्थायी रूप से नहीं रहेगा। मेहमान कुछ दिनों के लिए आएं, ये अलग बात है, पर घर को दूसरे परिवार की व्यवस्था में नहीं बदला जाएगा। साक्षी का चेहरा उतर गया। नीरज तुरंत बोला, मम्मी, आप बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हैं? मैंने पहली बार उसकी बात बीच में रोकी और कहा, क्योंकि तुम दोनों उसे छोटा दिखाकर बड़ा करना चाहते हो। कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मेरी आवाज कांपी नहीं। मुझे खुद पर आश्चर्य हुआ। वर्षों से निभाते निभाते जो स्त्री भीतर दब गई थी, वो धीरे धीरे लौट रही थी। अगले दिन से घर का वातावरण बदल गया। साक्षी ने मुझसे बोलना कम कर दिया। नीरज ने भी दूरी बना ली। रसोई में एक साथ काम करने की जगह अब अलग अलग समय तय होने लगे। दोपहर में मैंने उन्हें कमरे में बात करते सुना। साक्षी रोते हुए कह रही थी कि उसे इस घर में अपनापन नहीं मिला। ये सुनकर मेरे भीतर कड़वाहट नहीं, थकान उठी। अपनापन क्या होता है? क्या वो अपने जीवन की कमाई किसी और की सुविधा के नाम कर देना है? शाम को नीरज मेरे पास आया और बोला, अगर आप ऐसे ही रूखा व्यवहार करेंगी तो मेरा वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा वैवाहिक जीवन मेरी संपत्ति पर टिकना चाहिए? उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसी सप्ताह मैं एक विधिक सलाह केंद्र गई। वहां अधिवक्ता प्रज्ञा सेन मिली। मैंने उन्हें पूरा मामला बताया। उन्होंने ध्यान से सुना और बस इतना पूछा, घर किसके नाम है? जब मैंने कागज उनके सामने रखे तो उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, फिर आपको डरना नहीं, सिर्फ स्पष्ट रहना है। उन्होंने समझाया कि मौखिक दबाव, भावनात्मक अपराधबोध और पारिवारिक शर्म का इस्तेमाल अक्सर महिलाओं को कमजोर करने के लिए किया जाता है। कानून भावना से नहीं, दस्तावेज और अधिकार से चलता है। मैं वहां से लौटते समय पहले जैसी नहीं थी। मुझे लड़ाई नहीं चाहिए थी, पर अब मुझे अपना स्थान छोड़ने का डर भी नहीं था। कई बार साहस तलवार नहीं, सही जानकारी के रूप में हाथ में आता है। उस रात मैंने अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक सोचा। मैं अपने बेटे से प्रेम करती थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या प्रेम का अर्थ ये है कि वो मेरी सीमाएं तय करे? क्या माँ होना जीवन भर उपलब्ध रहना है, चाहे सामने वाला आपके अस्तित्व को हल्का समझने लगे? मैंने तय किया कि अब मैं हर बात लिखित और स्पष्ट रखूंगी। अगले दिन मैंने एक सादा पत्र तैयार किया जिसमें लिखा कि घर मेरी स्वामित्व संपत्ति है और बिना मेरी सहमति कोई भी व्यक्ति यहाँ रहने नहीं आ सकता। मैंने ये पत्र नीरज और साक्षी दोनों को पढ़कर सुनाया। साक्षी ने इसे अपमान कहा। मैंने कहा, नहीं, ये अपमान नहीं, व्यवस्था है। अपमान तो तब होता है जब किसी की चुप्पी को कब्जे की सहमति समझ लिया जाता है। मेरी बात के बावजूद एक रविवार सुबह साक्षी के माता पिता 2 बड़े सूटकेस लेकर आ पहुंचे। मेरे लिए ये आश्चर्य नहीं था, पर दुख अवश्य था। साक्षी ने दरवाजे पर उनका स्वागत इस तरह किया जैसे सब पहले से तय हो चुका हो। मैंने उन्हें बैठक में बैठाया, पानी दिया और फिर बहुत संयम से कहा कि वे यहाँ अतिथि की तरह चाय पी सकते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं रुकेंगे। साक्षी के पिता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, लड़की का भी इस घर पर उतना ही हक है। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, हक रिश्ते से बनता है,
मालिकाना दस्तावेज से। दोनों बातों को मिलाइए मत। नीरज ने मुझे अविश्वास से देखा, मानो उसे पहली बार पता चला हो कि उसकी माँ झुकना बंद भी कर सकती है। उस दिन बहुत तीखी बहस हुई। साक्षी की माँ ने कहा कि मैं पुराने विचारों की हूँ और बहू को पराया मानती हूँ। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया कि बहू को पराया नहीं मानती, पर अपने घर को लावारिस भी नहीं मानती। नीरज बीच में बार बार कहता रहा कि बात प्यार से सुलझ सकती है। मैंने उससे पूछा, प्यार से या मेरे मान जाने से? वो चुप हो गया। मुझे पहली बार अपने बेटे की कमजोरी साफ दिखी। वो गलत और सही के बीच नहीं, सुविधा और असुविधा के बीच खड़ा था। शाम तक वे लोग चले गए, लेकिन जाते जाते साक्षी ने एक वाक्य कहा, अगर आपने हमें इस तरह रोका तो ये घर कभी घर नहीं रह पाएगा। मैंने मन ही मन सोचा, घर दीवारों से नहीं, सम्मान से बनता है। अगले कई दिन घर में भारी खामोशी रही। पहले मैं ऐसे मौन से घबरा जाती थी, अब मैं उसे पढ़ने लगी थी। साक्षी ने अपने हिस्से की नाराजगी को ठंडे व्यवहार में बदल दिया। नीरज ने भी मुझे दोषी नज़र से देखना शुरू कर दिया। वो कम बोलता, पर उसके चेहरे पर शिकायत रहती। मैं भीतर से दुखी थी, पर टूटी नहीं। मैंने अपनी दिनचर्या पहले जैसी रखी। सुबह पौधों में पानी, फिर अपने टिफिन सेवा के पुराने ग्राहकों के लिए खाना बनाना, दोपहर में थोड़ा विश्राम। मैंने खुद को याद दिलाया कि जीवन का आधार दूसरों की स्वीकृति नहीं, अपनी स्थिरता है। जिन लोगों ने आपकी करुणा को कमजोरी समझ लिया हो, उनके सामने संतुलन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक शाम नीरज मेरे कमरे में आया। उसकी आंखों में झुंझलाहट और विनती दोनों थीं। उसने कहा, मम्मी, अगर आप थोड़ी नरमी दिखा देती तो बात इतनी ना बढ़ती। मैंने उससे पूछा, नरमी किस बात पर? अपने घर में दूसरों के बस जाने पर? उसने कहा, साक्षी को लगता है कि आप उसे अपनाना नहीं चाहती। मैंने बहुत धीरे से कहा, अपनाना और आत्मसमर्पण दो अलग बातें हैं। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर अचानक बोला, शादी के बाद आदमी पर बहुत दबाव होता है, आप नहीं समझेंगी। मैं उसके इस वाक्य पर मुस्कुराई भी नहीं। मैंने बस कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। मैं वो दबाव नहीं समझती जो आदमी को अपनी माँ की उम्र भर की मेहनत पर अधिकार जताना सिखा दे। वो उठकर चला गया। प्रज्ञा सेन की सलाह पर मैंने एक औपचारिक नोटिस तैयार करवाया, जिसमें स्पष्ट था कि मेरी अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति का दीर्घकालिक निवास स्वीकार नहीं होगा। ये नोटिस मैंने भेजने से पहले बहुत देर तक हाथ में पकड़े रखा। मुझे अदालतों से प्रेम नहीं था, रिश्तों की सार्वजनिक टूटन से भी नहीं, लेकिन मैंने ये भी जान लिया था कि अस्पष्टता सबसे ज्यादा उसी को नुकसान पहुंचाती है जो पहले से अकेला हो। नोटिस घर पहुंचा तो साक्षी बहुत नाराज हुई। उसने कहा, आपने हमें किराएदार बना दिया। मैंने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ ये तय किया है कि कोई मुझे बेघर समझकर योजना ना बनाए। ये सुनकर वो कमरे से चली गई। कभी कभी एक वाक्य संबंध नहीं तोड़ता, भ्रम तोड़ता है। नोटिस के बाद नीरज ने कहा कि अगर मैं इस रवैये पर अड़ी रही तो वो अलग घर ले लेगा। मैंने उसकी ओर देखकर केवल इतना कहा, अगर तुम्हें स्वतंत्र जीवन चाहिए तो ये बुरा नहीं है। बुरा तब है जब स्वतंत्रता अपने दम पर नहीं, माँ की संपत्ति पर टिकी हो। उसने शायद उम्मीद की थी कि मैं घबरा जाऊंगी, रोऊंगी या उसे रोकूंगी, लेकिन मैं शांत रही। सच ये है कि मेरे भीतर एक युग समाप्त हो रहा था। मैं अब उस डर से मुक्त हो रही थी कि बेटा दूर हो जाएगा तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अकेलापन मुझे पहले भी मिला था और मैंने उसके साथ जीना सीख लिया था। अपमान के साथ भरा घर सम्मान के साथ खाली घर से कहीं अधिक भयावह होता है। बात तब चरम पर पहुंची जब साक्षी ने मेरे सामने कहा कि अगर मैं इस घर को परिवार का साझा घर नहीं मानती तो उसे भी यहाँ रहने का अर्थ नहीं दिखता। मैंने बहुत स्पष्ट स्वर में कहा, साझा जीवन बनता है, घोषित नहीं किया जाता। जिस दिन तुमने मुझसे पूछा, बिना अपने परिवार के लिए कमरे तय किए, उसी दिन तुमने इस घर को साझा नहीं उपलब्ध समझा। नीरज ने गुस्से में कहा कि मैं हर बात को संपत्ति का मुद्दा बना रही हूं। मैंने पहली बार ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तुम दोनों हर भावना के पीछे संपत्ति छिपा रहे हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे शब्द कठोर थे पर झूठ नहीं थे। कई बार देर से बोला गया सत्य ज्यादा तेज लगता है, क्योंकि वो वर्षों की चुप्पी काट कर बाहर आता है। एक सप्ताह के भीतर नीरज और साक्षी ने किराए का फ्लैट ले लिया। सामान बांधते समय घर का हर कोना अजीब लग रहा था। कहीं मेरा दुख था, कहीं राहत। मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते देखती रही। नीरज ने जाते जाते कहा, आपने हमें परिवार नहीं बनने दिया। मैंने उत्तर में कुछ नहीं कहा। सच ये था कि परिवार बनना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होता। अगर सम्मान, संवाद और अनुमति ना हो
तो साथ रहना केवल व्यवस्था रह जाता है। उनके जाने के बाद घर में बहुत शांति थी। पहले मुझे लगा ये शांति काटेगी, पर उसी रात मुझे पहली बार वर्षों बाद गहरी नींद आई, जैसे घर ने खुद भी लंबी सांस छोड़ी हो। अगले कुछ दिनों में मैंने ऊपर वाला कमरा खोला, खिड़कियां साफ कीं, पुराने पर्दे बदले और वहां एक छोटी सी पढ़ने की जगह बना दी। मैंने सोचा, जिस कमरे पर किसी और का अनकहा दावा बनने लगा था, उसे मैं अपने नए जीवन की शुरुआत बना दूं। मैंने मोहल्ले की लड़कियों के लिए शाम की निःशुल्क कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया। पहली शाम 5 बच्चियां आईं। उनकी कॉपियों की खुशबू, उनके सवाल, उनकी हंसी ने घर की हवा बदल दी। मुझे लगा जैसे दीवारें फिर से अपने सही काम में लग गई हैं, सहारा देने में। उसी दिन समझ आया कि घर सिर्फ बचाने की चीज नहीं, पुनः अर्थ देने की जगह भी है, और ये अर्थ सबसे अच्छा वही दे सकता है जिसने उसे बनाया हो। लगभग 2 महीने बाद नीरज अकेला आया। उसके चेहरे की चमक कम थी, आवाज धीमी। उसने बैठते ही कहा, मम्मी, मैंने बहुत कुछ गलत समझा। मैंने उसे पानी दिया और चुप रही। वो बोला, अलग रहने के बाद समझ आया कि घर सिर्फ जगह नहीं होता और माँ की चुप्पी सहमति नहीं होती। मैंने उसकी आंखों में पछतावा देखा, लेकिन साथ ही ये भी समझा कि हर पछतावा रिश्ते को पहले जैसा नहीं बना देता। मैंने उससे कहा, बेटा, मैं तुमसे नाराज कम, दुखी ज्यादा थी। तुमने मेरी बात सुनने से पहले मुझे कठोर मान लिया। वो सिर झुकाकर बैठा रहा। उस क्षण मैं जीत महसूस नहीं कर रही थी, सिर्फ एक लंबे घाव की धीरे धीरे भरती सतह देख रही थी। मैंने नीरज से कहा कि मेरे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं हैं, पर मेरे अधिकार अब कभी धुंधले नहीं होंगे। यदि उसे रिश्ता चाहिए तो वो सम्मान के साथ रहेगा। उसने धीमे से पूछा, क्या साक्षी भी कभी आ सकती है? मैंने कहा, अतिथि की तरह, खुले मन से, बिना किसी योजना के। मैं बदला नहीं चाहती थी, मुझे बस ये चाहिए था कि मेरे अस्तित्व को फिर कभी सुविधा की वस्तु ना समझा जाए। उसने सिर हिलाया। जाने से पहले उसने पहली बार मेरे हाथ वैसे पकड़े जैसे बरसों पहले पकड़ा करता था। मैं भीतर से नरम पड़ी, पर अब पहले जैसी नहीं थी। प्रेम लौट सकता है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। इस बात को समझने में मुझे आधी जिंदगी लग गई थी। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो मुझे साफ दिखता है कि संकट अचानक नहीं आते, वे पहले भाषा बदलते हैं। कोई आपकी शालीनता को अनुमति मान लेता है, आपका त्याग अपना अधिकार समझ लेता है, और आप सोचते रह जाते हैं कि अभी बात संभल जाएगी। अगर आप ये कहानी सुन रही हैं और आपको भी कभी लगा है कि आपका अपना घर, आपकी कमाई, आपकी मेहनत धीरे धीरे आपसे ही दूर की जा रही है, तो समय रहते अपनी आवाज़ पहचान लीजिए। मैं आपसे एक औरत होकर, एक बेटी, माँ और गृहस्वामिनी होकर कह रही हूँ, अगर ऐसी सच्ची कहानियाँ आपको हिम्मत देती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद अगली कहानी किसी और नहीं, आपके भीतर छिपी ताकत को जगा दे।